हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जेआरएफ में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बेसल नॉर्म 1, 2 एंड 3, जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पार्ट है, जो यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के अंदर आता है। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही रहा है, ये हमारा दिसंबर 2023 का टारगेट बैच है, जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको कंप्लीट कवर करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट पेपर से पहले उसको कंप्लीट आपको कवर करवा दूं। साथ ही साथ जो पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू जब भी एग्ज़ाम होते हैं, 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कवर करवा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या होता है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को ही बेसल बोलते हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बेसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेसल स्विट्ज़रलैंड के अंदर स्थित है, जहाँ पर ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसलिए इसको बेसल बोलते हैं। ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक का अधिकार है। कौन से सेंट्रल बैंक का अधिकार है? जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में अपना अस्तित्व रखते हैं, उसको फोस्टर करते हैं, उनका अधिकार है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के ऊपर। तो BIS कब एस्टेब्लिश हुआ? ये 1930 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ बाय एन इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट। ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है जो किन देशों के बीच में हुआ है? जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, द यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड। ये इन देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिससे बैंक फॉर इंटरनेशनल स्टैब्लिश हुआ 1930 के अंदर, जिसका काम क्या है? बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना और उसके रेगुलेशन सिस्टम को डेवलप करना, ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का काम है। द BIS इज ओन्ड बाय 60 सेंट्रल बैंक, मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के ऊपर 60 सेंट्रल बैंक का अधिकार है। 60 सेंट्रल बैंक कौन से? जो अलग अलग देशों के अंदर स्थित है, जो GDP के अंदर 95% का अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे 60 सेंट्रल बैंक का अधिकार है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के ऊपर। द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कैरिड आउट इट वर्क थ्रू इट्स मीटिंग programs and through the Basel process, hosting international groups or pursuing global financial stability and facilitating their interaction। मतलब जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, वो कैसे काम करता है? वो मीटिंग्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, बेसल प्रोसेस के थ्रू होस्ट करके इंटरनेशनल ग्रुप्स को, जिससे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैसिलिटेशन का काम करता है, इंटरेक्शन का। अलग अलग जो 60 सेंट्रल बैंक्स हैं, उनके बीच में मीटिंग्स करवाकर प्रोग्राम्स के थ्रू या बेसल प्रोसेस के थ्रू या इंटरनेशनल ग्रुप परस्यूइंग ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर उनकी मीटिंग्स को होस्ट करना, ये सब बैंक फॉर इंटरनेशनल काम करता है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या काम करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड बैंक सर्विस, मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है? ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है। किन को सर्विस प्रोवाइड करवाता है? सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। सेंट्रल बैंक को ही ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, अदर बैंक होते हैं उनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता। जैसे इंडिया के अंदर RBI है, वो सेंट्रल बैंक है, तो जो BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल, वो अपनी सर्विस किसको प्रोवाइड करवाएगा? वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा RBI को। RBI उसके बाद इम्प्लीमेंट करेगा जो
जैसे पीएनबी हो गया, जैसे केनरा बैंक हो गया या एसबीआई हो गया, फिर आरबीआई उनके ऊपर अपना जो बेसल के अकॉर्डिंग जो सिस्टम बनाया है उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उन पर इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन जो बेसल है वो क्या है, वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करवाएगा ओनली सेंट्रल बैंक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज़ बेस्ड इन बेसल स्विट्जरलैंड with representative office is हांगकांग एंड मैक्सिको सिटी। मतलब जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो बेस्ड है इन बेसल स्विट्जरलैंड, इसलिए ही बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बेसल बोलते हैं क्योंकि ये बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर बेस्ड है। और जो इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो कहाँ है, वो दो हैं, पहला हांगकांग के अंदर और दूसरा मैक्सिको सिटी के अंदर। तो इसके दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हो गए, हांगकांग और मैक्सिको सिटी। ये आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर आते हैं बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन is an international committee formed to develop standard for banking regulation। मतलब ये इंटरनेशनल कमेटी है जो कि डेवलप करती है स्टैंडर्ड्स को कि जो बैंकिंग का रेगुलेशन सिस्टम है उसको ये अच्छे से रेगुलेट कर सके, इसलिए वो स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है। और उसके बाद जो प्रेजेंट चेयरमैन है बेसल कमेटी के वो कौन है, टिफ मैकलम, गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा। वो हमारे करंट के चेयरमैन है बेसल कमेटी के, टिफ मैकलम। फिर जो करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बेसल कमेटी है वो कौन है, नील एशे, जो है बेसल की करंट सेक्रेटरी जनरल है। द कमेटी सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेसल और स्विट्जरलैंड। बेसल के अंदर ही सिचुएटेड है क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के अंदर है। उसके बाद आते हैं ये कैसे काम करती है, BCBS बैंकिंग बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन डज नॉट इशू बाइंडिंग रेगुलेशन, रेदर इट फंक्शनल एज एन इनफॉर्मल फॉर्म इन विच पॉलिसी सॉल्यूशंस एंड स्टैंडर्ड्स आर डेवलप। मतलब ये बाइंडिंग रेगुलेशन नहीं देती, जो सेंट्रल बैंक है उनको, ये एक इनफॉर्मल फॉर्म के अंदर काम करती है जो स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है और पॉलिसीज़ के सोल्यूशन के तरीके से काम करती है। द बेसल कमेटी फॉर्मुलेट्स बोर्ड्स supervisory standard and guidelines and recommended statement of best practice in banking supervision in the expectations that members authorities and other nation authorities will take steps to implement them through on their own nation system। मतलब जो बेसल कमेटी है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को डेवलप करती है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सुपरविजन, ताकि बैंक जो बेस्ट प्रैक्टिस इन बैंकिंग सुपरविजन हो सके। और जो अथॉरिटीज़ हैं अदर नेशंस की, वो अकॉर्डिंग टू देयर नेशंस सिस्टम उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। इट्स मेनली फोकस ऑन रिस्क टू बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम आर कॉल्ड बेसल अकॉर्ड्स। मतलब जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है उसका मेन फोकस क्या होता है, जो बैंक को रिस्क है, जब बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है तो उसके ऊपर अलग अलग तरह से या अलग अलग परसेंटेज से रिस्क होता है। मेन फोकस बेसल का उन्हीं के ऊपर है और फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है। तो इसके लिए बेसल ने क्या दिया है, बेसल अकॉर्ड्स को। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड बेसल अकॉर्ड्स फॉर बैंकिंग सिस्टम। इंडिया ने भी बेसल के इन अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट किया है अपने बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो ये तीन जो बेसल नॉर्म्स है वो क्या है, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। तो इनके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेप्स पूछे गए हैं, अलग अलग स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कैसे काम किया गया आगे डिटेल में पढ़ते हैं। बेसल 1, बेसल 1 कब आया, 1988 के अंदर आया बेसल 1, जिसको हम बोलते हैं बेसल कैपिटल अकॉर्ड्स। इट फोकस्ड ऑलमोस्ट एंटायर ऑन क्रेडिट रिस्क। इट डिफाइंड कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेटेड फॉर बैंक्स।
द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज अ फिक्स एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसिड्स। मतलब जो भी एंटायर रिस्क होगा उसका 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसिड्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में बैंक को अपने पास रखना होगा। जैसे बैंक ने लोन दिया अलग अलग तरीके से, होम लोन दिया, गवर्नमेंट लोन दिया, व्हीकल्स लोन दिया, अलग अलग लोन दिया, तो उनको कैलकुलेट करके उसका 8% RWA अपने बैंक को, जो भी बैंक है उसको अपने पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 8% अपने पास रखना होगा। RWA क्या है? मीन्स एसिड विच डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स। मतलब ऐसी रिस्क जो अलग अलग प्रोफाइल से मिलाकर बनी है उनका रिस्क वेटेड एवरेज एसिड्स का निकाल लिया जाता है, वो 8% रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल एन एसिड्स बैक्ड बाय कोलेट्रल would carry lesser risk as compared to personal loan which have no collateral। मतलब अलग अलग तरह से रिस्क हो सकते हैं, उन रिस्क का वेटेज निकालकर उसका 8% उनको बैंक को अपना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर रखना होगा। इंडिया ने बेसल 1 को कब अडॉप्ट किया? जो बेसल 1 की गाइडलाइंस है इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया 1999 के अंदर। आया कब था? 1988 के अंदर और अडॉप्ट किया 1999 के अंदर। तो इसको पढ़ते हैं रिस्क अलग अलग तरह से कैसे होते हैं। बेसल अकॉर्ड्स के अंदर 1 के अंदर 5 तरह के रिस्क की बात की हुई है। 5 तरह के रिस्क कौन से? 0%, 10%, 20%, 50% और 100%। जब इन पांचों रिस्क को हम मिलाकर एक ऐसे रिस्क की बात करते हैं जो जिसका 8% हमें रखना है, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क वेटेड एसिड्स। जो कंबाइंड ऑल ओवर 5 टाइप्स ऑफ रिस्क को मिलाकर बनते हैं, उसका 8% मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में बैंक को अपने पास रखना होगा। तो ये 5 तरह के रिस्क कैसे हैं? 0% रिस्क। 0% रिस्क की कैटेगरी में हम किसको लेते हैं? कैश में देना, गवर्नमेंट डेट्स देना, सेंट्रल बैंक डेट्स और द डेट्स फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे तरह के रिस्क जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, सेंट्रल बैंक से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या आपने कैश में दिए हो, तो उन रिस्क को हम किसके अंदर लेते हैं? उनको हम लेते हैं 0% रिस्क की कैटेगरी के अंदर। फिर आते हैं 10% रिस्क कैटेगरी। 10% रिस्क किन के ऊपर होता है? सेंट्रल बैंक डेट ऑफ कंट्रीज विद हाई इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट। मतलब हाई इन्फ्लेशन है आपके पास्ट के अंदर, रिसेंट पास्ट के अंदर, तो सेंट्रल बैंक ने डेट लिया है ऑफ कंट्रीज विद हाई इन्फ्लेशन, तो उसको हम किसके अंदर लेंगे? 10% रिस्क की कैटेगरी के अंदर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं 20% रिस्क कैटेगरी। 20% के अंदर रिस्क की कौन सी कैटेगरी आती है? डेवलपमेंट बैंक डेट्स, जो डेवलपमेंट की स्टेज में है, और OECD बैंक डेट्स, नॉन OECD बैंक डेट्स अंडर 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी एंड नॉन OECD पब्लिक सेक्टर डेट्स, उनको हम 20% की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। फिर आते हैं 50% की कैटेगरी के अंदर कौन से आते हैं? रेजिडेंशियल मॉर्टगेज जो लोन होते हैं वो आते हैं हमारे 50% रिस्क की कैटेगरी के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं 100% रिस्क की कैटेगरी के अंदर कौन से लोन्स आते हैं? प्राइवेट सेक्टर को आपने लोन दिया है, डेट दिया है, वो आपका 100% रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। फिर आते हैं नॉन OECD बैंक डेट विद मेच्योरिटी ओवर ए ईयर। मतलब आपने डेट दिया है ऐसे बैंक को जो नॉन OECD है और मेच्योरिटी ओवर ए ईयर है। रियल एस्टेट में लोन दिया है, बैंक एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए लोन दिया है, एंड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू एट अदर बैंक। आपने कैपिटल इंस्ट्रूमेंट को इशू किया है किसी और बैंक को, तो ये सब आते हैं आपकी 100% रिस्क कैटेगरी के अंदर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं।
आपने गवर्नमेंट को लोन दिया 5 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट को लोन दिया तो उसके ऊपर कितना रिस्क बनता है? 0%। तो आप क्या मानते हो, 5 लाख का लोन दिया तो 5 लाख मुझे रिकवर हो जाएंगे, तो मुझे उसके ऊपर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं 10%। 10% आपने इन हाई इन्फ्लेशन कंट्री के लिए लोन दिया है किसी सेंट्रल बैंक को, तो फिर क्या आता है? आपका आता है 10% रिस्क की कैटेगरी के। आपने किसी को लोन दिया, सेंट्रल बैंक को, बैंक ने लोन दिया किसी सेंट्रल बैंक को हाई इन्फ्लेशन कंट्री में, कि उसके लिए आप लोन दे रहे हो। आपने लोन दिया, मान लो हम छोटा एग्जांपल लेते हैं 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख के ऊपर आपका 10% होता है 50,000 रुपये। तो आप मान के चलते हो कि मुझे 4.5 लाख रुपए ही रिकवर होंगे। जो 50,000 रुपये हैं वो हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में हमें अपने पास रखने होंगे 50,000 रुपये, क्योंकि हमें कवर कितने होने वाले हैं? 4.5 लाख रुपए ही। और 20% का क्या है? वही 20% में हम 20% को लेस कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमें कवर होने वाले हैं ओनली 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए है जो हमारा 20%, वो हमारा डूबने वाला है या हमें लॉस होने वाला है। 50% के केस में क्या होता है? आपने किसी रेजिडेंट मोर्टगेज के लिए लोन दिया है, तो क्या होगा? 5 लाख का लोन दिया है तो आपको जो बैंक है उसको 2.5 लाख रुपए ही कवर होंगे। जो बाकी 2.5 लाख रुपए है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि मुझे ओनली 50% ही कवर होगा। 100% के अंदर आप कंप्लीट अमाउंट को अनकवर मानते हो, क्योंकि ये 100% रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है। जब आप इन सब रिस्क को कंबाइन कर देते हो तो बन जाता है रिस्क वेटेड एवरेज, जिनको मिलाकर 8% आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने पास रखनी पड़ती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लगा लेते हैं 5 लाख रुपए का हमारे पास लोन है, उसके ऊपर 8% हमें रिस्क वेटेड एवरेज अपनी बनानी है, एसेट्स बनानी है। तो 5 लाख रुपए का 8% हुआ हमारा 40,000 रुपये। तो जो 40,000 रुपये है वो हमारा क्या होगा? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें अपने पास रखनी होगी, जो 8% हमारी रिस्क का बन रहा है। तो ये बताया है। उसके बाद आते हैं बेसल 2 के अंदर। इन जुलाई 2004 में बेसल 2 ने अपनी गाइडलाइंस को पब्लिश किया है बाय BCBS। BCBS मतलब बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, which was considered to be the refined and reform various वर्जन ऑफ बेसल 1 अकॉर्ड्स, जो कि बेसल 1 के अकॉर्ड्स को रिफॉर्म करके बनाया गया है, क्योंकि बेसल 1 अकॉर्ड्स के अंदर भी ऐसी काफ़ी मिस्टेक्स थी या काफ़ी कमी थी, ये कह सकते हो, जिनको कवर कर जिनको दोबारा से डिफाइन कर बेसल 2 की गाइडलाइंस को पब्लिश किया है BCBS ने। द गाइडलाइंस वाज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर विच द कमिटी कॉल्स इट्स एज अ पिलर। बेसल 2 की जो गाइडलाइंस है उसको क्या बोलते हैं? 3 पिलर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है। जो 3 पैरामीटर्स है BCBS ने उनको 3 पिलर्स के नाम से बोला है कि वो 3 पिलर हैं बेसल 2 के। तो इनको पढ़ते हैं। बेसल 2 के 3 पिलर्स कैसे हैं? फर्स्ट कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट क्या है? बैंक शुड मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट ऑफ 8% ऑफ कैपिटल और 8% ऑफ रिस्क एसेट्स। जो हमने मिनिमम कैपिटल अपनी रखी है 8% रिस्क वेटेड एसेट्स का, वो ही हमारा क्या है? कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट, जो हमें अपने पास रखना है। कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट क्या हो गया? 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स का 8% हमारा क्या हो गया? कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट। ये हमारा हो गया पिलर 1। उसके बाद आते हैं पिलर 2 पर, सुपरवाइजरी रिव्यू। अकॉर्डिंग टू दिस बैंक
where needed to develop and use better risk management techniques in monitoring and managing all the three type of risk that a bank focus wise credit, market and operational risk। तो तीन तरह के रिस्क की बात की गई है जिनको जो बैंक है उनको इन रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू मॉनिटर करना है या मैनेज करना है। वो तीन रिस्क क्या है? सबसे पहले क्रेडिट रिस्क, फिर आता है मार्केट रिस्क और थर्ड है ऑपरेशनल रिस्क। इन तीनों रिस्क की हम डिटेल में बात करेंगे। थर्ड पिलर क्या है? मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन क्या? दिस नीड इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। थर्ड सेकंड पॉइंट, बैंक नीड टू मैंडेटरी डिस्क्लोजर देयर CAR रिस्क एक्सपोजर एक्सेट्रा टू द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है उसके सामने बैंक को अपने CAR और रिस्क एक्सपोजर और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना होगा सेंट्रल बैंक के सामने, जिससे जो डिसिप्लिन है या जिससे मॉनिटरिंग है, मैनेजमेंट है, वो अच्छा हो सके और जो मार्केट डिसिप्लिन है वो बना रहे। तो सेंट्रल बैंक को पता होना चाहिए कि बैंक किसके अकॉर्डिंग लोन दे रहा है, उनका CAR क्या है या रिस्क एक्सपोजर क्या है, जिससे सारी डिटेल सेंट्रल बैंक के पास होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? बेसल 2 नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसी आर येट टू फुल इम्प्लीमेंटेड। बेसल 2 नॉर्म्स क्या है? इंडिया एंड ओवरसी ये पूरे इम्प्लीमेंट है। तो ये तीन पिलर हैं, इनकी अब डिटेल में बात करते हैं। तो पिलर 1 क्या हुआ है? पिलर 1 हमारी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम CAR बोलते हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो। कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है? 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स का जो कंबाइंड करके रिस्क बनता है उसका 8% हमारा होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो इसके अंदर तीन तरह के रिस्क की बात की है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होते हैं? जो आप लोन देते हो वो आपके क्रेडिट रिस्क के अंदर आते हैं, वो सब आपके क्रेडिट रिस्क के अंदर आते हैं। जैसे आप किसी को लोन दे रहे हो या आपने होम लोन दिया तो उसके बदले आप उसके डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, वो सब आपका क्रेडिट रिस्क के अंदर आता है, जिसको आपको रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन अप्रोच को यूज़ करना, फंडामेंटल फाउंडेशन IRB अप्रोच को यूज़ करना, एडवांस्ड IRB अप्रोच को यूज़ करना। फिर उसके बाद आते हैं मार्केट रिस्क पे, स्टैंडर्डाइज अप्रोच करना और इंटरनल VAR मॉडल्स को यूज़ करना। फिर ऑपरेशनल रिस्क कौन से हैं? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, अल्टरनेटिव स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच को यूज़ करना। ये हमारे तीन तरह के रिस्क है जिसको आप CMO से याद रख सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा UGC नेट के पेपर में पूछे जाते हैं कि बेसल 2 के अंदर पिलर 1 में किन रिस्क की बात की है। तो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क की बात की है। तो सेकंड पिलर पर आते हैं। सेकंड पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस मतलब जो बैंक के रिस्क हैं, बैंक की डिटेल्स हैं, वो उनको मॉनिटर करना, उनको सुपरवाइज करना, मैनेज करना, जिससे जो बैंक का सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव वे से चलता रहे। थर्ड पिलर में किसकी बात की है? मार्केट डिसिप्लिन की। जो ट्रांसपेरेंसी होती है फॉर मार्केट पार्टिसिपेशन, उन सब की बात की है कि जो बैंक है उसको ट्रांसपेरेंसी बनानी चाहिए और कि जो अपने डॉक्यूमेंट है या जो CAR है, जो रिस्क एक्सपोजर है, जो भी उन्होंने लोन दी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेंट्रल बैंक के सामने जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंट्रल बैंक के सामने वो प्रेजेंट करे, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, वो इंक्रीज हो, वो मार्केट डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो बेसल 1 और बेसल 2 में क्या है? बेसल 1 में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को कवर किया हुआ है, लेकिन बेसल 2 में तीन पिलर की बात की है, जिसमें मार्केट कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट पिलर है,
सेकंड पिलर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है, थर्ड पिलर मार्केट डिसिप्लिन है। मतलब बेजल 1 में तो ओनली एक पॉइंट की बात की हुई है, लेकिन बेजल 2 में 3 पिलर्स की बात की है, पिलर 1, पिलर 2 एंड पिलर 3। तो आते हैं बेजल 3 पर। बेजल 3 इंट्रोड्यूस हुआ है 2010 के अंदर। जो गाइडलाइंस है वो आई है 2010 के अंदर। दिस गाइडलाइंस वाज इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस इन ऑफ 2008। जो 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको लेकर उसके रिस्पॉन्स में बेजल 3 की गाइडलाइंस को रिलीज किया गया 2010 में। A need was felt to further strengthen the system as a bank in the developed economics was undercapitalized, over-leveraged and had a great reliance on short-term funds। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है उसको मजबूती देने के लिए जो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स है, अंडर कैपिटलाइज्ड है और ओवर लीवरेज्ड है, और जो शॉर्ट टर्म फंडिंग के अंदर ज़्यादा देती हैं, जो शॉर्ट टर्म फंडिंग में ज़्यादा रिलायंस करती हैं, उनको लेकर कि उनके बैंकिंग सिस्टम में उनको मजबूती दे सके, उसको लेकर बेजल 3 जो इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल्सो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल अंडर बेजल 2 वाज डीम्ड insufficient to contain any further risk. Basel III norms aim at making most banking activities such as their trading book activities more capital intensive। इनकी बात की गई है। Basel III क्या है? The guidelines aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters। किनकी बात की है? 4 पैरामीटर्स। सबसे पहले कैपिटल, सेकंड लीवरेज, थर्ड फंडिंग एंड फोर्थ लिक्विडिटी की बात की गई है। प्रेजेंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम फॉलो बेजल 2 नॉर्म्स। मतलब अभी प्रेजेंट में क्या है? बेजल 2 नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है इंडिया के अंदर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेजल 3 कैपिटल रेगुलेशन बाय ए ईयर टू मार्च 31, 2019। उन्होंने गाइडलाइन दी है कि जो बेजल 3 है उसकी गाइडलाइंस को फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय ए ईयर टू मार्च 31, 2019 तक। It has now been decided to extend the dispensation of enhanced STM of 22% up to March 31, 2023 to include securities acquired between April 1, 2021 and 31 मार्च 2022 के अंदर किया गया है। बेजल 3 के 3 पिलर्स क्या हैं? सबसे पहले पिलर है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, थर्ड है मार्केट डिसिप्लिन। तो इनके अंदर किस किस की बात की गई है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर बात की गई है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, थर्ड है सेकंड पॉइंट है नेट स्टेबिलिटी फंड रेशो, थर्ड है OTC डेरिवेटिव चार्जेस, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल। इन सब की बात की गई है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर के अंदर। और सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन में रिस्क मैनेजमेंट की बात की गई है, मार्केट क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क की, जिनको आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हो। ये भी वही है, सेम उसी की तरह है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स को ऐड किया गया है, जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशो को ऐड किया गया है, नेट स्टेबिलिटी फंड रेशो को ऐड किया गया है, लीवरेज रेशो कैपिटल को ऐड किया गया है, OTC डेरिवेटिव्स चार्जेस को ऐड किया गया है, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कैपिटल को ऐड किया गया है। तो इसको आप रीड कर सकते हो, लेकिन ये सिमिलरिटी है इसकी बेजल 2 से, लेकिन बेजल 3 में कुछ पॉइंट्स को ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू पिलर। तो इसको आप पढ़ सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।